हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद पाठशाला पर। दोस्तों, आप जानते हो कि वेद पाठशाला अपना चैनल है। इस पर अभी तक आपने जो कंटेंट पढ़े हैं वो साइंस का पढ़ा है, जीके का पढ़ा है, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपना मैथ का कंटेंट। तो मैथ का जो कंटेंट है वो आपको इतना स्टिक और शॉर्ट और इतना बेस्ट कंटेंट मिलेगा कि जो आप कहीं भी किसी दूसरे चैनल पे पढ़ते हो या किसी बुक में आपने पढ़ा है या किसी ऑफलाइन में आपने पढ़ा है, तो उसके कंपैरिजन में आपको वो कहीं कुछ अलग मिलेगा आपको। और मेरा जो कंटेंट है उसका कुछ पैटर्न अलग ही होता है, वो पूरा एक ही बेस पे टिका होता है। आपने जैसे फर्स्ट क्लास देखी तो उस क्लास में जैसे आपने जो कंटेंट देखा उसी कंटेंट को आप लेके जाएंगे तो सेकंड क्लास में भी उसी को देखने को मिलेगा, थर्ड क्लास में भी वही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो मेरा जो कंटेंट है पूरा का पूरा वो किसी एक ही बेस पे टिका हुआ है पूरा। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर अपना किसी दूसरे बेस पे, सेकंड चैप्टर अपना किसी दूसरे बेस पे टिका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप पहले क्लास को अगर मन करके आपने अगर पढ़ लिया तो आपको फिर आगे आने वाले किसी भी क्लास में सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो अप करना है, और उसी को फॉलो करते हुए हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के आधार पर सोल्व होते चले जाएंगे। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ अपना दिल्ली पुलिस का जो बैच है उसके लिए पूरा मैथ का कंटेंट लेके आया हूँ। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस कंटेंट में आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या हमारे पास जो दिल्ली पुलिस में आएगा। कुछ देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, आप भी जानते हो कि कुछ तो सब कुछ लेके चलते हैं ऐसे ही, जैसे नदी आ रही है, नदी अपने साथ सब कुछ बहा के ले आती है। लेकिन अपने यहाँ पे नहर की तरह चलेंगे। जो हमें ज़रूरी है, जो हमारे एग्जाम में आ रहा है, मतलब एक सही लय में और तरीके में, और वही कंटेंट पढ़ेंगे जो हमारे किसी हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो आएगा। हम एक्स्ट्रा चीज़ों पर बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछना चाहे, कुछ जानना चाहता है, एक्स्ट्रा जानना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका वीडियो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अपना दिल्ली पुलिस का जो कंटेंट है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में जो मैथ का पोर्शन है उस पोर्शन में कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली आप सभी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने भी देखे हैं, सिलेबस भी डाला हुआ था, पहले भी साइट पे भी देखा था, नोटिफिकेशन में भी आया था। तो आपने सबने देखा कि हमारे पास क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आएंगी वो 15 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो मैथ का जो सिलेबस है उस सिलेबस में से 15 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। मतलब ये कह सकते हैं हम इसको कि अपने को वहाँ एग्जाम पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको देखना है कि 15 क्वेश्चन हैं लेकिन टॉपिक तो ज़्यादा हैं। टॉपिक कितने हैं? अगर अर्थमेटिक की बात करते हैं, पूरा जो कंप्लीट पैटर्न है ये दिल्ली पुलिस का, ये सारा का सारा अर्थमेटिक पे टिका हुआ है। इसमें एडवांस का कोई पोर्शन नहीं है। कई संस्था वाले कह रहे हैं कि नहीं, लास्ट टाइम ऐसा था, एडवांस का ये आया वो आया, उससे पहले वाला दिखा रहे हैं। ठीक है, वो इत्तेफाक होता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। वो कोई इत्तेफाक से कोई कभी एग्जामिनर ने कोई बाय मिस्टेक या कभी पेपर सेट करते टाइम कोई गलती से कोई क्वेश्चन डाल दिया हो तो बात अलग है। लेकिन आप चाहे पिछला पूरा पोर्शन उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ किस में है? सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक में। तो मैं यही मान के चलता हूं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो सारे अर्थमेटिक के आएंगे। अर्थमेटिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अर्थमेटिक प्लस मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी एक पार्ट है, वो अर्थमेटिक का सही पार्ट है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एडवांस का ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, दूसरा देखिए, जो टोटल अर्थमेटिक के जो अपने टॉपिक को मैंने डिवाइड कर रखा है वो मैंने 18 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। 18 टॉपिकों में मैंने इसको बांट रखा है अपने तरीके से। अब आप ये मत कहना सर हमने ऑनलाइन देखा था, हमने नोटिफिकेशन देखा था, वहाँ पे तो सिर्फ 15 टॉपिक दे रखे थे, 12 टॉपिक दे रखे थे। देखो, लिखने का तरीका होता है। उन्होंने एक ही टॉपिक को एक नाम दे दिया, मैं यहाँ पे हो सकता है उनको 2 नाम दूंगा, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन जो 15 हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस किस में से आएगा, कैसे कैसे आएगा। और मैं यहाँ पे इसको 18 टॉपिक्स में बांट के क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ आपसे, कि मैं हर उस टॉपिक को सेपरेटली पढ़ाऊँ जो किताबों वगैरह गाइड वगैरह में आपको मिक्स करके दे रखा है। मैं नहीं चाहता कहीं भी आप कंफ्यूज। मैं चाहता हूं कि किसी भी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आपको सेपरेटली कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं समय और कार्य के साथ नल और टंकी भी उसी के अंदर जोड़ दूं। नहीं नहीं नहीं, नल और टंकी के मैं हर टाइप के क्वेश्चन को अलग ही पढ़ाऊंगा, समय और कार्य के हर क्वेश्चन को अलग ही पढ़ाऊंगा। जैसे स्पीड टाइम एंड वर्क होता है, तो आपने देखा है कई गाइड्स में, तो स्पीड टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे अपन देखते हैं कि
उसी के अंदर तो स्पिन टाइम वर्क है, उसी के अंदर हमारे पास ट्रेन है, उसी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम है। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मैं बोट एंड स्ट्रीम अलग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेपरेट करके। ट्रेन्स आपको अलग से बताऊंगा, और स्पीड टाइम एंड वर्क आपको, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपको अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे वो टॉपिक्स क्या क्या है जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हमारे से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है तो सबसे पॉपुलर टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है जिसको बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और वो टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम। बेटा मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए दिल्ली पुलिस में या किसी भी ऐसे एग्जाम में जिसमें मैथ का पोर्शन है, तो उसके लिए दो टॉपिक आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने ही आने चाहिए। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं इसमें तो पता नहीं क्या भरा हुआ है, क्या घुसा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आता है मुझे क्या पढ़ना है, और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। 10 क्वेश्चन में टाइप के 10 टाइप के क्वेश्चन मेरे को आते हैं, कोई लिमिट नहीं है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनाने की कोई एग्जामिनर के पास लिमिट नहीं होती है, वो कैसा भी क्वेश्चन उसको एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का मिक्स करके डाल सकता है। दूसरी बात, नंबर सिस्टम ही आपके रीजनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ढंग से सीख लिया तो रीजनिंग में जो आप पढ़ते हो, सीरीज वगैरह पढ़ते हो, ऑड वन आउट पढ़ते हो, इस तरह के हमारे पास, या जैसे एनोलॉजी टेस्ट पढ़ते हो, तो वो भी इसी के ऊपर हिट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा बताऊंगा। पिछले एग्जाम्स को आप उठा के देखना, नेक्स्ट ईयर के पेपर जो अपने पास सीरीज चलेगी उसको देखना, तो उनमें भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको चैलेंज करके बताऊंगा यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप एग्जाम में सीधे के सीधे यहाँ पढ़ के जाओगे, वो का वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आएगा। मतलब अगर किसी बच्चे ने वास्तव में मेहनत की है, किसी ने हमें वास्तव में पूरा टाइम, हमारे चैनल को पूरा टाइम दिया है, या मेरी पूरी क्लासें ली हैं, तो वो खुद ये कहेगा कि हाँ सर मैंने एग्जाम में देखा 15 में से 7 क्वेश्चन तो आपके वो कि वो आगे जो मैंने क्लास में किए हैं। तो बेटा उसमें आपका टाइम भी बचेगा, और आपका क्वेश्चन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सही होने का वो भी आपका पूरा बना रहेगा, जो आपको बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल क्लोज लेके जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन, ठीक है ना। सरलीकरण से मतलब है सरल करना, आसान करना। सीधी सी बात है, कोई संख्या लिखी हुई है, पार्ट्स में लिखी हुई है, ऐसे थोड़ी बड़ा टाइप में लिखी हुई है, उसको कंज्यूम करके छोटा करके लिखना, मतलब उसका आंसर निकाल के देना ऐसे चुटकी के अंदर, समझ गए। तो ये सिंपलीफिकेशन है। अब सिंपलीफिकेशन का तो कोई एंड है ही नहीं, क्या बताएं आपको। छोटे से छोटे एग्जाम में आ जाइए आप, किसी डी ग्रुप के एग्जाम से, और आप बड़े से बड़े एग्जाम में चले जाइए, चाहे आप सीजीएल में चले जाइए, वहां पे भी सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ सकते हो सिंपलीफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। सिंपलीफिकेशन में हम बोडोमास से लेकर और आगे इस बोडोमास के क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब लेवल को यहाँ पे अपन कवर करेंगे। और उसमें जितने भी क्वेश्चन अपने से पूछे जा रहे हैं उन सब क्वेश्चन के बारे में हम प्योर रूप से सिंपलीफिकेशन को यहाँ पे क्लियर करके, और जब आपको पूरा समझ में आ जाए कमेंट में सेक्शन में आप मुझे बताते रहना, सर सिंपलीफिकेशन में मुझे वो टाइप का क्वेश्चन था, वो नहीं समझ में आया। मैं पूरा सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, आप खुद मुझसे कहोगे कि सर मैं सिंपलीफिकेशन से डरता था, मुझे ये नहीं आता था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। सिंपलीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन है मैं समझ चुका हूँ। तो जो भी कम से कम आपको 15 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन में आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है एवरेज, औसत। औसत के बारे में जानते हो कि औसत क्या है? औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, वो क्या कहलाता है? औसत। इसी को एक और भी नाम से जाना जाता है, मीन। किस नाम से जाना जाता है? मीन। माध्य के नाम से भी जाना जाता है, समांतर माध्य आपने सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अपन जब अर्थमेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? एवरेज। ये भी हमारे पास दिल्ली पुलिस का एक टॉपिक है। इसके बाद जब बात आती है तो हमारे पास आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर से अपन जब बात करते हैं, एक सेकंड, इसके अंदर बात करते हैं तो देखो कोई भी फ्रैक्शन है यार, एलसीएम की तो बात इतना मुझे तो लगता है कि इसके बिना तो मैथ चल ही नहीं सकता। कोई भी एक छोटे से छोटे अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ गई, मान के चलो इसको अपने को जोड़ना पड़ गया, तो ऑब्वियसली कैसे जोड़ोगे आप? आपको एलसीएम का ही नहीं पता है तो ये हमारे बिल्डअप है, ये हमारा बेस है। तो ये बेस मैं आपका ऐसा कर दूंगा कि आप जब पढ़ोगे आपको इतना कनेक्ट कर दूंगा आपको बेसिक से
कि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इनके बारे में टेंशन, आप क्वेश्चन देख के बताओगे कि इनका एलसीएम इतना होगा। तो वो ट्रिक सारी, वो मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपको सारी मैं बताते हुए यहाँ से आगे बढ़ूंगा। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एज ए क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एक टॉपिक है। और टॉपिक से मतलब क्या है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, तो यूं मान के चलिए कि अर्थमेटिक आपने 30% आपके कंट्रोल में है, आप 30% सीख चुके हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काम है जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनको छोटा करना। जैसे ही नंबर्स हमारे पास छोटे होंगे तो समझ में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बड़ा बड़ा हमें दे रखा है, उसको अगर काट के हम छोटा बना दें तो दोस्तों क्या बन जाता है, वो समझने में आसानी करता है, हम समझ जाते हैं ये कैसे हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर बड़ी होती है तो हमें समझने में थोड़ी समस्या होती है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये सीख लिया तो आप 30% मैथ सीख चुके हो, आपको क्वेश्चन बनाने आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जब बात आती है तो वो बात आती है हमारे पास उसके बाद आते हैं टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड टंकी। देखिए ये दोनों ही टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग और मजेदार होते हैं, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहता है और उसे ये भी सोचता है कि ये मुझे आते हैं। लेकिन कमाल की बात है, ये आप लोगों के लिए दुख की भी बात है कि जब एग्जाम देने जाते हो ना और जब इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो 90% स्टूडेंट का गलत होता है। क्यों होता है ये आज तक वो नहीं समझ पाए। बोलते हैं सर मेरी किताब के अंदर 40 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन स्टार्ट, मैंने 100 क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस किए, मेरी किताब के मुझे सारे बनाने आते थे, लेकिन जब मैं एग्जाम में गया तो मुझे 91 नंबर 101वां नंबर का क्वेश्चन आया जो मैंने नहीं पढ़ा था आज से पहले, और वो मेरा गलत हो गया। कैसे? क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन को बनाना सीखा है, उसका प्रोसेस नहीं सीखा है कि ये कहाँ से। मैं आपको एक ही प्रोसेस बताऊंगा, वो अगर आपके दिमाग में सेट हो गया फिर आपको 99-100 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कंटेंट अपन यहाँ क्लास में देंगे वही आपके लिए पर्याप्त है। फिर आप बस ये वो सोचना तो क्वेश्चन बोल, आंसर मेरा काम है, सिर्फ क्वेश्चन बताइए मुझे क्वेश्चन क्या था। समझ गए? तो ये दोनों ही टॉपिक सेम बेस पे टिके हुए हैं, तो ये दोनों ही बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब हमारा नंबर आता है तो देखो, बच्चा जब तक परसेंटेज ना पढ़ ले तब तक उसे ऐसा लगता नहीं है कि मैंने मैथ पढ़ा है। आप चाहे पूरा पढ़ा दीजिए उसको, अच्छे से आ भी जाएगा, लेकिन जब तक उसे परसेंटेज नहीं आएगा वो एक ही बात कहेगा कि नहीं मुझे मैथ नहीं आता। अब देखिए परसेंटेज क्या है, मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझाना चाहूँगा। परसेंटेज कहता है कि मेरे लिए हर कोई 100 है, हर वस्तु, हर राशि, हर व्यक्ति मेरे लिए कितना है, वो 100 है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उसने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही राशियों को, दोनों ही नंबर को उसने 100 भागों में बांट लिया है। 100 भागों में बांटने का मतलब है अब उसको कम भी कर सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। कम करने की एक लिमिट है लेकिन बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर जैसे बिल्कुल ऐसा ही अगर आप मान के चलो यहाँ पे आप धरातल पे खड़े हो, धरती के ऊपर खड़े हो, आप गहराई में जाना चाहो तो आपको पता है कि लगभग 11,000 अगर हमने सीधा क्रॉस कर दिया तो हम धरती के आर पार निकल जाएंगे। 11,000 13,000 जो भी है, ज्योग्राफी वाले सर ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, वो एग्जैक्टली बता पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि आपको आसमान में जाना है तो आप 11,000 क्या, 11 लाख क्या, 11 करोड़ क्या किलोमीटर चले जाओ, आप कहीं किसी स्थान पर पहुँच सकते हो। क्या गैलेक्सी को क्रॉस कर जाओगे आप? अभी तक तो पता नहीं है भाई, आगे जाके पता नहीं, आप कर जाओ इस चीज़ को। ठीक है, तो यही हमारा इसके अंदर है। घटाने की परसेंटेज में लिमिट है, आप सबको 100 मान रखा है तो मैं आपको कितना 0 कर सकता हूँ, लेकिन बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारे लिए, अगर किसी बच्चे ने इस टॉपिक को समझ लिया तो 30% मैथ उसको ये आ जाता है। मतलब 30% किस में बसा हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और 30% ही किस में बसा हुआ है, 30% बसा हुआ है प्रतिशत में। समझ रहे मेरी बात को? अगर ये दो टॉपिक जिस बच्चे को आ जाते हैं तो उसे ऐसा लगना लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है और इसका इतना कॉन्फिडेंट रहता है वह कि मुझे सर मैथ आ चुका है, मैं मैथ बना सकता हूँ, मैं मैथ सोल्व कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है वो। ठीक है ना? तो मैं वही कॉन्फिडेंट आप सब में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ तजुर्बा ऐसा है, मेरा अनुभव कुछ ऐसा है कि अगर बच्चा परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पे कमांड नहीं करता है तो वो डरता रहेगा मैथ से। तो मैं पहला टारगेट लेता हूँ कि इन दोनों को बेटा इंपॉर्टेंट है, कितने मायने रखते हैं, कितने आपके लिए ये वैल्यूबल है, आप इनको कैसे कवर करें, कैसे सीखें, कैसे इस चीज़ को हम परसेंटेज में लिख दें, उसी चीज़ को कैसे मैं रेशियो में लेके आऊँ, ये हमें आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा प्रॉफिट एंड लॉस।
दिस इज द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक का सबसे बड़ा टॉपिक है। लेकिन देखिए कमाल की बात, बच्चे इसको देख के डरते भी हैं, मजे भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात तो इसमें, सबसे खुशी की बात यह है कि इससे मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ओनली 1 and 1 क्वेश्चन। इसलिए अगर हमें ना भी आए ना किसी स्टूडेंट को, तो डरने की बात नहीं है। बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं यार मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो एग्जाम में पता नहीं मेरे से तो होगा कि नहीं। अरे डरने की कौन सी बात है? अरे आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, डजंट मैटर, हमें बाकी सब तो आता है ना, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। लेकिन वादा है मेरा, उस पैटर्न से बताऊंगा कि अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीख लिया कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना आता है, बस फिर आपको कोई ट्रिक, किसी भी मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख चुके हो, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्याज। जब ब्याज की बात आती है तो ब्याज को हमने देखो आमतौर पे देखना, कई गाइड्स ऐसे हैं कि कई टीचर भी ऐसे हैं, ऑफलाइन चलो ऑनलाइन चलो दोनों को एक साथ कर देते हैं कि ये CI है, SI है, छोटे लेवल का एग्जाम है, छोटे। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ चाहे एग्जाम चाहे छोटा लेवल का हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्टूडेंट जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप DP की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटे बड़े पे मत जाइए। अगर किसी एग्जाम में कोई टॉपिक आ रहा है और स्टूडेंट उसको पढ़ रहा है तो वो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बड़े से बड़े एग्जाम में है, उसका स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके लिए। कोई टॉपिक छोटा बड़ा नहीं होता है। तो CI चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, SI साधारण ब्याज और CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों ही बहुत ही मज़ेदार हैं। तो ये भी मैं आपको पूरा क्लियरली करके यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद आता है हमारे पास नंबर स्पीड, टाइम एंड वर्क। देखिए जो पीछे की जो टॉपिक है लगभग लाइफ में कहीं ना कहीं आप यूज करते हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से प्रैक्टिकली वो जुड़े होते हैं। तो हमने कभी ना कभी उनका यूज किया है, थोड़ा कभी ना कभी उनके बारे में सुना है, समझ में भी आता है। लेकिन जैसे ही स्पीड, टाइम एंड वर्क की बात आती है, हम डेली चलते हैं, डेली कहीं घर से कहीं अपने शहर जाते हैं, अपने गाँव जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कोचिंग जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, एवरीथिंग वेयर वी गो। तो अपन क्या देखते हैं कि कभी अपन ने नोटिस किया कि मुझे कितना टाइम लग रहा है जाने में, कितना टाइम है एग्जैक्टली नोटिस किया? नोटिस सबने किया है कि लगभग 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, 1-2 मिनट ऊपर नीचे लग जाते हैं। लेकिन कोई एग्जैक्टली बताया किसी ने आज तक कभी आपको, मुझे एग्जैक्टली यहाँ से मेरे घर जाने में इतना टाइम लगता है और वहाँ से आने में इतना, ये मेरी स्पीड ऑफ बाइक होती है, इस स्पीड ऑफ व्हीकल होती है? किसी ने बताया आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि सबने थोड़े थोड़े में इसको एडजस्ट कर रखा है। लेकिन देखिए एग्जामिनर थोड़े थोड़े में एडजस्ट नहीं करता है। वो क्या करता है? उसे एग्जैक्टली चाहिए डियर, उसे चाहिए कि कितना तो होता है कितना नहीं होता है, मुझे फाइनली बताइए, थोड़ा थोड़ा करके नहीं बताइए। समझ रहे हो? हाँ। तो यहाँ पे इसको मैं आपको रूटीन लाइफ से जोड़ दूंगा। आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उससे रूटीन लाइफ है, उससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। जैसे आप इसको अपने लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आपको छोटी छोटी बातों को नोटिस, जिसको आपने कहा था ना ठीक है लगभग है, वो लगभग वर्ड खत्म हो जाएगा और एग्जैक्टली में आ जाएगा। तो अंडरस्टैंड? तो ये 2 टॉपिक हमारे पास हैं। इसके बाद में ऊपर जो अपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है, सेम टू सेम हमारे पास किस में है? सेम टू सेम ट्रेन में है, बस थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है? क्योंकि ट्रेन है ना वो लंबी लंबी होती है, बड़ी बड़ी ट्रेनें होती हैं, आपने देखा होगा, और वो बड़ी ट्रेन है ना तो वो मायने रखती है। तो वो अपने पास यहाँ से मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, इसमें नो मिक्सअप। ऐसे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। अब देख कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं सर नाव और धारा भी आएगा। अरे बेटा जब तुमने स्पीड पढ़ना ही शुरू कर दिया है तो छोड़ क्यों रहा है मुझे ये तो बता पहले। छोड़ना क्यों चाह रहा है कि मैं ये नहीं पढ़ना चाह रहा, वो नहीं पढ़ना चाह रहा? बेटा सारा पढ़ना है। एग्जामिनर क्या करता है मैं आपको अभी बताऊंगा, किस में से कितने क्वेश्चन उठाता है, कैसे उठाता है। और देखिए ऑनलाइन एग्जाम है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर 7 डेज में भी अगर हमारे एग्जाम चले, अगर 10 डेज में हमारे एग्जाम चले, चलो 10 डेज में हमारे एग्जाम चलते हैं, एक एग्जाम हमारे एक दिन में कितने 3 एग्जाम होते हैं, तो 10 डेज में बेटा कितने एग्जाम हुए ऑनलाइन के? 30 एग्जाम्स। अब 30 एग्जाम्स, एक एग्जाम में हमारे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 15 क्वेश्चन। तो 30 एग्जाम बेटा कितने क्वेश्चन? 450 क्वेश्चन। अब एग्जामिनर जो 450 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि वो एक ही एक टॉपिक से दिया जाएगा, कभी किसी में देगा, कभी किसी में देगा। और सोचिए अगर डेली के 30 एग्जाम हो रहे हैं, कोई आपने देखा होगा रेयर होता है
किसी एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया और नंबर्स भी सेम हो, टाइप भी सेम हो, रिपीट हो जाता है। नंबर सेम होना तो बहुत मुश्किल है, टाइप सेम हो तो रिपीट हो भी जाता है। लेकिन सोचना, अगर एग्जामिनर ये सोच ले कि मुझे कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करा, किसी टाइप को रिपीट नहीं करना है, पहले उसने डिसाइड कर रखा है कि मैं सबका लेवल बराबर बना के रखूंगा, तो आप देखना फिर वो क्वेश्चनों का क्या लेवल लेके जाता है, क्वेश्चनों का क्या पैटर्न लेके जाता है, क्या टॉपिक्स घुमाता है, एक एक में 3 3 घुसा देता है, आपको मिक्सअप इतना कर देता है कि आप सोचते हो कि करना क्या है एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये चीज़ पता है, मुझे ये चीज़ नहीं पता, मैं कैसे इसको डील करूँ। तो यहाँ पे अपन उनको भी लेके चलेंगे। तो मैं तीनों आपको सेपरेट बनाऊंगा बेटा, एक दूसरे में अगर डाल भी देना तो भी डरने की बात नहीं है, मैं आपको सेपरेटली अलग अलग क्लियरली आपको करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये नहीं है कि मैं कोई 8-10 क्वेश्चन करा के निकल जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, आपको कंप्लीटली आप किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से, कहीं से भी कंपेरिजन कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने वही सारे क्वेश्चन कराए हैं जो इस बुक में नहीं है। आप मेरा कंटेंट देखोगे, आप किसी एक बुक को आप ये नहीं कहोगे उस बुक से सर ने कराया है, उस बुक में से सारा मेरा अपना पर्सनल कंटेंट है जो आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा, हमारे चैनल वेद पाठशाला पर। इसके बाद में हमारे पास आता है मिक्सर। मिक्सर बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में मज़ेदार भी आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है और सीखने में मज़ा आता है। तो ये टॉपिक भी अपना दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये बहुत ही मस्ट है, इसमें से मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद एज, ये ऑप्शनल होता है, कभी दे देता है कभी नहीं देता है। ऑफलाइन में तो बहुत कम चांस आते थे इसके, लेकिन ऑनलाइन में अब से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे अपन इसको भी पढ़ेंगे। अब आती है मेंसुरेशन। अब कई बच्चे सोचते हैं सर आपने कहा था कि अर्थमेटिक है तो मेंसुरेशन कहाँ से आ गया, ये तो क्षेत्रमिति है। हाँ बेटा क्षेत्रमिति है, लेकिन क्षेत्रमिति में भी इसमें अपना वो एडवांस पोर्शन में नहीं आएगा, नॉर्मल जो अपने क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं। जैसे मैं नहीं कहूँगा इसमें बहुत सारा एल्जेब्रा आएगा, नहीं आएगा। इसमें हो सकता है कोई छोटी मोटी साइड वाइड आपसे पूछ ले, थोड़ा सा एल्जेब्रिक बना दे उसको, बट ये नहीं है कि कंप्लीटली एल्जेब्रिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2D के अंदर बात करते हैं तो 2D में हमारे पास 3 तरह के आर्टिकल होते हैं। एक हमारे पास होता है त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है, एक चतुर्भुज होता है, पॉलीगन होते हैं, एक हमारे पास सर्कल होता है, वृत्त होते हैं। इन तीनों से क्वेश्चन, और उनसे किससे क्वेश्चन आते हैं, उनमें पेरीमीटर पूछा जा सकता है और एरिया पूछा जा सकता है। पेरीमीटर और एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल से बिलोंग करने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेंसुरेशन सेकंड। मेंसुरेशन सेकंड की अगर बात की जाए तो मेंसुरेशन सेकंड में अपने पास 3D जो आकृतियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछा। 3D आकृति हमारे पास, इसको अपन 6 भाग में बांट सकते हैं, होती तो ज़्यादा हैं लेकिन 6 भाग के क्वेश्चन यहाँ पे आमतौर पे पूछे गए हैं, बच्चों ने देखे हैं, आपने भी देखे हैं, एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कौन घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, गोला है और अर्धगोला है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उनसे क्वेश्चन क्या क्या, उनका CS से है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप कहते हैं। TS से है टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वॉल्यूम है, आयतन पूछा जा सकता है। और उसके अंदर किसी साइड, किसी लंब या किसी रेडियस अगर हमारे पास नहीं दिया तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, डायगोनल्स के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा है जो अंतिम टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो एक टॉपिक को तो इतना पढ़ लेते हैं, इतने ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतने बार पढ़ लेते हैं और दूसरे टॉपिक तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके चलूँगा कि कौन सा टॉपिक आपको कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन कम आ रहे हैं उस टॉपिक को फिर हम दिन रात पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को हमने 20 दिन दे दिए, तो मतलब क्या रह जाएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि हमें किस टॉपिक को कितना महत्व देना है। एक बार हम फिर से अपन देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों ने अब तक देखा है और जिसको आपने सबसे कम टाइम दिया वो टॉपिक क्या है। देखिए आमतौर पे देखा है बच्चे इन दोनों टॉपिक से बचते हैं। तो इन दोनों टॉपिक में आप 3 से लेकर 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चे सबसे कम पढ़ना पसंद किसको करते हैं, इसको। और फिर आके एग्जाम देने के बाद फिर आके हमसे पूछते हैं सर एक वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पता नहीं वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, उसमें ऐसा ऐसा कुछ लिखा होता। अरे बेटा इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं, उसका आंसर तो तेरे सामने था, तूने किया क्यों नहीं। फिर हम उसको एक लाइन बताते, बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर तो ये था, सर इतना ही था। बोला हाँ सर मैंने कभी ये देखा नहीं था। बेटा देखा क्या, तेरा ध्यान तो लाभ हानि पे था, तेरा ध्यान तो समय कार्य पे था। बेटा ये तो देख ले कि समय कार्य और लाभ हानि आ कितने नंबर का रहा है,
जो कम नंबर का है उसको तू पूरे दिन पढ़ रहा है, और जो थोड़ा ज़्यादा नंबर का है जिसको तू हार्ड समझ के देखना नहीं चाह रहा है, तो कैसे काम चलेगा ऐसे? तो ध्यान रखने मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। ऑनलाइन एग्जाम में तो स्पेशली बता रहा हूँ, ऑफलाइन में तो फिर भी रियायत हो जाती थी। ऑनलाइन में तो नो डाउट है कम से कम 3 क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी एग्जामर का मूड अच्छा हुआ तो 5 तक भी डाल सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक क्वेश्चन हमारे पास एवरेज में से आता है। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में से आता है। एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शनल एंड पार्टनरशिप के अंदर से आता है। पूरा एक क्वेश्चन इसमें से बनता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनता है जिसको आप बहुत मजे ले लेके पढ़ते हो। अरे ये तो सर मेरे को बहुत अच्छा था। बेटा क्या आता है तेरे को? मुझे बताओ क्या आता है तेरे को? तेरे को इन दोनों टॉपिक में से 1 नंबर आता है, और इसको तो टाइम दे रहा है कितना? सर 10 दिन मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, 7 दिन मैंने पाइप एंड टंकी भरा, 17 दिन पढ़ा मैंने, लेकिन नंबर कितना आया? नंबर आया 1। मतलब क्या रह गया? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का मतलब नहीं है कि जो हमें आता है उसी को पढ़ते रहें। कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन नॉलेज बिल्डअप कहाँ से होगी? नॉलेज बिल्डअप तब होगी जो नहीं आता उसको भी पढ़ना है। समझ गए? तो यहाँ से हमारे पास कितना पैटर्न हो चुका है भाई? 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर का मटेरियल हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, आपने देखा है 1 नंबर आमतौर पे इस पे 8, 1 इसमें से 9, 1 इन दोनों में से 10। कहते हैं सर मुझे ऐसा ही आता है, सीआई नहीं आता है। कई कुछ कहते हैं सर मुझे सीआई आता है, ऐसा ही नहीं आता है। अरे बेटा दोनों में से 1 नंबर का आ रहा है, एक को तो कम से कम मजबूत करो कि ये आए तो मुझे आए आए, ये नंबर तो भाई मुझे सीआई आता है। ठीक है, सीआई आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा एसआई पे ध्यान दे लो। दूसरा कह रहा है सर मुझे ऐसा ही आता है, तो कोई ना बेटा सीआई पे ध्यान दे ले। तीसरा कह सर मुझे दोनों ही नहीं आते हैं। अरे बेटा एक पे तो ध्यान दे। एग्जाम तेरा किस्मत अच्छी हुई, तेरे एग्जाम में वही क्वेश्चन आया जो तुझे आता है, तो बहुत अच्छी बात है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा इतना नहीं है कि पूरे दिन रात एसआई सीआई के लगे, सर मुझे नहीं आता मैं सीखने के लगा रहा। बेटा तूने 1 नंबर सीखा है, तुझे उन पे ध्यान देना है जो नंबर ज़्यादा के हैं, तुझे उस पे ध्यान नहीं देना है कि जो नंबर कम के हैं। तो 7 नंबर का मटेरियल पीछे हो चुका था, 7 3 10। एक क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से बनता है, एक क्वेश्चन ओनली। अब ये कहोगे सर ये क्या, 3 टॉपिक एक क्वेश्चन? हाँ बेटा हकीकत यही है, क्योंकि तीनों टॉपिक अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही आधार पर टिके हुए हैं कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, इसी पे सारा टिका हुआ है। तो फिर बेटा एक ही आधार पर टिके होंगे तो क्वेश्चन 3 क्यों देगा वो आपको? एक एग्जाम में दे दिया उसने, सुबह की शिफ्ट में दे दिया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, दूसरे में ट्रेन से दे दिया, तीसरे में बोर्ड से दे देता है। क्या कर सकता है? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। समझ गए? तो हमें ध्यान देना है, यही चीज है जो नोटिस करने की है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, हमें उसे कितना टाइम देना है, जो नहीं आ रहा है उसको टाइम देना है, उसको टाइम कितना दे ताकि सीख जाएं। अगर हो सकता है वो टॉपिक आपको फिर भी नहीं आ रहा है और नंबर का ज़्यादा का है तो फिर सीखना ही पड़ेगा, और टॉपिक नहीं आ रहा है नंबर का कम है तो अपन उसके कुछ सेकंड पार्ट हैं, थर्ड पार्ट्स हैं, उनको सीख के भी काम चला सकते हैं। के बाद नंबर आता है, कितने हो गए? 11। चलिए अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है एलिगेशन से, पूरा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसका ऑप्शनल है, आ भी जाए और ना भी आए। एज वाला मतलब कि मस्ट नहीं होता है कि आएगा, आ भी जाता है कभी कभार, ना भी आता है। ठीक है, और हम देखते हैं ये दोनों हैं, इन दोनों में से 2 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। तो ये है आपका सिलेबस, और इस सिलेबस में से कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने की संभावना है, ये भी मैंने यहाँ पे पूरा शो किया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि किस सिलेबस में से कितना वेंटेज देना है, कितना वेंटेज आ रहा है, कितना टाइम हमें देना है, कितना हमें उसको लेवल पे लेके जाना है। ये मैं आपको अब अपने आगे आने वाली क्लासों में आपको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बारे में आपको वहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा। तो एक बार मैं आपसे फिर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आगे अपनी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, और कल अपना टॉपिक रहेगा जो अपनी क्लास आएगी उसमें अपन यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो टॉपिक है ये आने के बाद लगता है कि 30% मैथ मुझे आता है, क्योंकि इसी के जो रूल्स होते हैं वो हम दूसरे टॉपिक्स में भी अप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चनों को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँगा अपनी मैथ की क्लास लेके, और अपना टॉपिक रहेगा
ये वाला अपना टॉपिक रहेगा। इसका मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ से लेके चलूँगा और आपको खुद को ऐसा लगे कि हाँ मैंने पहले भी सीखा था, मैं अब भी सीख रहा हूँ, कुछ मुझे चेंज महसूस हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, एक बार मैं आपका सभी का फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना और कमेंट्स में डालते रहना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।